ये कहा जाता है कि आप गाड़ी अगर बहुत तेज चला रहे हो तो एक्सीडेंट का स्कोप बढ़ जाता है। उनके साथ ये हादसा हुआ है और उन्होंने कई चीजें एंटिसिपेट नहीं करी। एक तो फ्लाइट सेफ्टी का जो मामला है, ये 2 साल से ये जो डीजीसीए है रेगुलेटर, 2 साल से उन्होंने एक नया एक चेतावनी भी दी है सब एयरलाइंस को और एक नया रूल उन्होंने कायम किया है कि भाई एयरलाइन पायलट को वीकली रेस्ट जिसे कहते हैं, रेस्ट दो फ्लाइट्स की में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसेंजर सेफ्टी का मामला है। मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो डिसीजंस जो हैं एविएशन सेक्टर के, जो बड़े बड़े जो फैसले हैं, वो सरकार ही लेती है। एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री है, उसमें भाई बहुत एलिट लोग ट्रैवल करते हैं। उसमें पीएमओ भी इसमें पूरी तरह मेरे हिसाब से इसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। पायलट इनके पास अभी 400-500 पायलट की कमी थी। या तो पायलट हायर करते, ज्यादा पैसे देके। अगर आप डिमांड, आप इतनी तेजी से अगर आप बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, और चीजें जो एम्प्लॉय इसमें पायलट जो है उसकी संख्या भी तो बढ़ानी पड़ेगी। एयरलाइंस का जो सारा खर्चा जो है ये सारा ज्यादातर मतलब ज्यादातर क्या, पूरे डॉलर डिनोमिनेट होता है। डॉलर में आपको देना पड़ता है सारा खर्चा, डॉलर में। और पिछले कुछ सालों में आप देखिए रुपया कैसे लुढ़क रहा है, तो उस तरह उस हिसाब से देखें तो भी इनका जो कॉस्ट है, इनका लागत बढ़ते जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चालकों और क्रू मेंबर की कमी की वजह से पिछले 6-7 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस के हजारों फ्लाइट कैंसिल हुए हैं और जिसकी वजह से गजब की अफरा तफरी मची है। और जब कारणों की छानबीन की जाती है तो ऐसा लगता है कि वह सारे किरदार यहां पर शामिल हैं जिसकी वजह से भारतीय राज्य व्यवस्था बर्बाद हो रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म, मोनोपोली, नेताओं और कारोबारियों का गंदा गठजोड़, भ्रष्ट सरकारी तंत्र, बेईमान कारोबारी तंत्र, सब का सब यहां पर शामिल होते हुए दिखाई देता है। तो चलिए इस वीडियो में हम भारत के एयरलाइन सर्विस की दुनिया के कच्चे चिट्ठे पर बात करते हैं और हमारे साथ हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए आर्थिक मामलों के जानकार एमके वेणु। सर, पिछले 6-7 दिनों से मतलब इंडिगो की तकरीबन हजारों फ्लाइट कैंसिल हो गई और गजब की अफरा तफरी दिख रही है। कारण बताया जा रहा है कि एयरलाइन सर्विस के सेक्टर में बहुत ही खतरनाक मोनोपोली है इंडिगो की। आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात तो सही है कि इंडिगो की नियर मोनोपोली है हमारे सेक्टर में। 65% मार्केट शेयर है इनका। तो आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, हिंदुस्तान में करीब 165 मिलियन 165 मिलियन पैसेंजर्स हर साल ट्रैवल करते हैं। सो आप उसका अंदाजा लगा लीजिए, तकरीबन ये 16.5 करोड़ पड़ता है। तो इसमें इंडिगो का शेयर 65% है, एयर इंडिया का शेयर करीब 27% है और बाकी छोटे मोटे एयरलाइंस का। तो हुआ ये है अजय कि हमारे मार्केट में 2019 से पहले कई सारे प्लेयर्स होते थे, तो कंपटीशन भी होता था। जेट एयरवेज भी हुआ करता था, गो एयर था, स्पाइस जेट पूरी एयरलाइन के तौर पे तब फ्लाई करता था। आजकल तो स्पाइस जेट तकरीबन 60% उनका एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका पूरा कर्जा है उनके ऊपर, वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। तो तब 6 प्लेयर्स होते थे, 6-7। तो तब इंडिगो का मार्केट शेयर हुआ करता था, मैं कह रहा हूँ 2018-19 में तकरीबन 38%, 29%। अब धीरे धीरे जब सारे और एयरलाइन बंद हो गए और वो कंपनियां नीलामी में चली गईं और कईयों के खिलाफ ईडी केसेस वगैरह वगैरह लगे। आपको याद होगा, ये पहले किंगफिशर भी एक बहुत बड़े एयरलाइंस के तौर पे ऑपरेट करता था, तो वो उससे पहले ही बंद हो गया, वो तो बहुत पहले बंद हो गया। और विजय माल्या, आपको ध्यान होगा, वो तो अब देश छोड़ के चले गए। और जेट एयरवेज के मालिक जेल में है, उनके खिलाफ कई कार्यवाही
उनके खिलाफ हुई और वो खैर वो अब शायद मेरे ख्याल बेल में आ गए बाहर। तो मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ कि अब पूरा मैदान इंडिगो के लिए 2019 के बाद एकदम खाली हुआ। तो उनका वो उन्होंने बहुत तेजी से अपनी जो एयरक्राफ्ट एक्विजिशन जो खरीदा उन्होंने नए एयरक्राफ्ट और अपने फ्लाइट्स बढ़ाई उन्होंने जबरदस्त तरीके से पिछले 5-6 साल में। और 19 के बाद जब 19 में इनका करीब 38-39% मार्केट शेयर था, अब 65 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हुआ इनका मार्केट शेयर। डबल। हाँ, तो अब आप इतनी अगर तेजी से बढ़ेंगे अजय, तो जाहिर है आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी तेजी से अगर आप बढ़ रहे हैं तो कई बार होता है ये कहा जाता है कि आप गाड़ी अगर बहुत तेज चला रहे हो तो एक्सीडेंट का स्कोप बढ़ जाता है। अगर आप पहले 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, फिर उसके बाद आप 90 की स्पीड पे अगर चलें तो कुछ भी हादसा हो सकता है। उनके साथ ये हादसा हुआ है और उन्होंने कई चीजें एंटिसिपेट नहीं करी। एक तो फ्लाइट सेफ्टी का जो मामला है, ये 2 साल से ये जो डीजीसीए है रेगुलेटर, 2 साल से उन्होंने एक नया एक चेतावनी भी दी है सब एयरलाइंस को, और एक नया रूल उन्होंने कायम किया कि भाई एयरलाइन पायलट को वीकली रेस्ट जिसे कहते हैं, रेस्ट दो फ्लाइट्स की में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैसेंजर सेफ्टी का मामला है। क्योंकि ये और कोई बिजनेस की तरह नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉय अगर कुछ रेस्ट ना करे और रात को केवल 4-5 घंटे सो के सुबह आके दफ्तर में बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे अगर पायलट पूरी तरह नींद लिए बगैर, रेस्ट के बगैर चलाना शुरू कर दे तो हादसा हो सकता है। और उसमें कई लोग, जैसे हमने देखा एयर क्रैश में क्या होता है। तो 2 चीजें जो डीजीसीए ने उस वक्त 2 साल पहले कही थी कि भाई जो पायलट का जो रेस्टिंग जो प्रोटोकॉल है, ये पूरा दुनिया में इस एक प्रोटोकॉल इसका एक मान के चलते हैं लोग, और बाहर देशों में तो बहुत स्ट्रिक्टली इंपोज होता है, यहाँ पे इतना स्ट्रिक्टली इंपोज नहीं हो रहा था। और दूसरा नाइट फ्लाइंग, क्योंकि इंडिगो इतनी तेजी से बढ़ रहा था, वो रात को खूब सारे एयरक्राफ्ट भी खरीद रहे थे, खूब सारी एक दिन में 2000 फ्लाइट से ज्यादा चला रहे थे, फ्लाइट्स भी उनकी बढ़ रही थी, और दिन में फ्लाइट्स बढ़ाए जा रहे थे उसमें, क्योंकि बढ़ाए जा रहे थे भाई दिन में है तो 12 घंटे ही, मतलब बाकी तो रात है, तो रात को भी लैंडिंग हो रही थी। तो डीजीसीए का ये भी था कि नाइट लैंडिंग पे भी थोड़ा अंकुश लगाया जाए, उसमें रेगुलेट किया जाए, क्योंकि तो उसमें भी खतरा रहता है, और फिर उसमें पायलट को फिर दूसरे दिन रेस्ट चाहिए होता है, नींद चाहिए होती है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल ये इसमें इंडिगो मेरे ख्याल काफी भूल चूक कर गई, और ये इनको एंटिसिपेट करना चाहिए था जिस तेजी से ये बढ़ रहे थे। और इनके पास आज की तारीख में 450 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनका मार्केट शेयर 38% 2018 में, उसके बाद आज की तारीख में 65%। आप सोचिए, एकदम इतनी जोरों से बढ़ा है, डबल से करीब डबल हुआ है। और ये तकरीबन डबल होते होते ये मेरे ख्याल इनके जो सिस्टम में चूक हुई है मुझे लगता है, और ये इसके पूरे तय तक जाना पड़ेगा रेगुलेटर को। यहाँ पे मैं थोड़ा सरकार को और रेगुलेटर को भी मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई कि बाकी सारी एयरलाइन जो उनका दिवाला निकलता गया, बाहर निकलते गए, और 2 ही बचे। और जब ऐसी स्थिति आती है तो सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए, रेगुलेटर को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर यहाँ बहुत वीक है। मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो डिसीजंस जो हैं एविएशन सेक्टर के, जो बड़े बड़े जो फैसले हैं, वो सरकार ही लेती है। मेरे ख्याल हमारा जो रेगुलेटर है वो इतना ऑटोनोमस नहीं है, उसकी एम्पावरमेंट इतनी है, लीगल एम्पावरमेंट जो और देशों में होती है। तो पीएमओ इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री है, इसमें भाई बहुत एलिट लोग ट्रैवल करते हैं, उसमें पीएमओ भी इसमें पूरी तरह मेरे हिसाब से इसके डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, और सबकी जवाबदेही है मेरे हिसाब से जो हुआ है, क्योंकि ऐसा दुनिया में बहुत कम देखा गया है कि एकदम से
हजारों पैसेंजर्स, हजारों फ्लाइट कैंसिल हो जाएं, पैसेंजर एकदम से एयरपोर्ट में बिल्कुल वेट करें और उनका कोई कब आगे फ्लाई करेंगे उनका कोई पता नहीं। और जिस तरह से ये मामला हैंडल किया गया है, क्योंकि इंडिगो, आपको याद होगा, ये इनका स्लोगन होता था कि ये सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस है और इनसे ज्यादा पंक्चुअल कोई है नहीं। तो वो सारी जो इनकी जो ब्रांडिंग है, अब वो थोड़ी उतरते हुए गिरती हुई दिख रही है। अब सर आपने पूरे इस मामले को खोल दिया, अब एक एक हिस्से पे बात करते हैं। ये जो आपने बताया अभी, जो पायलट को रेस्ट देने वाला मामला, एफडीटीएल जिसको तकनीक में कहा जा रहा है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ये इसको लेकर के टेस्टिंग पीरियड था, उसमें इन्होंने उसका सही से अनुपालन नहीं किया। फिर वो जब लागू हुआ तो चालकों की और क्रू मेंबर की अचानक से कमी और सारी दिक्कतें आई। लेकिन यह मामला सर ये भी देखा जा रहा है कि साल 2007 से चलता आ रहा है, बहुत लंबा है। उस समय पायलट संघों ने वो कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ ऐसा नियम बनाइए ताकि हमें रेस्ट करने दिया जाए। और उसके बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और यहां पर सरकार का जो रेगुलेटर है डीजीसीए, वह भी शामिल है। तो इसको भी थोड़ा बताइए कि इतने लंबे संघर्ष के बाद एक नियम बनता है और उस नियम को सबसे बड़ी कंपनी नहीं अपनाती है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमेशा अजय, आपने देखा होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, जो कैपिटलिज्म में, खासकर क्रोनी कैपिटलिज्म में, तो जीत तो हमेशा जो कैपिटलिस्ट की होती है। तो वो ये, जैसे आपने कहा, ये किस्सा 7-8 सालों से चला आ रहा है और पायलट एसोसिएशन कोर्ट में केसेस उन्होंने जीता है। तो इसका तोड़ क्या था? इसका तोड़ यह था कि भाई इंडिगो को या तो पायलट, इनके पास अभी 400-500 पायलट की कमी थी, या तो पायलट हायर करते ज्यादा पैसे देके। अगर आप डिमांड, आप इतनी तेजी से अगर आप बढ़ रहे हैं और इतनी तेजी से आपका बिजनेस बढ़ रहा है कि आपने कम से कम हमें तकरीबन 5-6 साल में आप मार्केट शेयर अपना डबल कर रहे हैं, तो भाई उसके साथ साथ आपको अपनी और चीजें, जो एम्प्लॉय इसमें पायलट जो है उसकी संख्या भी तो बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए उनको पैसा भी देना पड़ेगा, उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पायलट तो बहुत क्रिटिकल होता है एयरलाइन के फंक्शनिंग के लिए। पायलट होता है, एक फर्स्ट ऑफिसर होता है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, जो पायलट के जो साथ जो कॉकपिट में बैठता है, बहुत इंपॉर्टेंट इनके रोल्स हैं, क्योंकि सारा दारोमदार पूरा एयरलाइन की सेफ्टी इनके हाथ में होती है जब हवा में होते हैं। तो यहाँ पे चूक हुई है। और ये पायलट एसोसिएशन अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये जैसे इन्होंने हायरिंग पे फ्रीज लगा रखी थी। आप सोचिए, इंडिगो ने, मैं एक रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ साल पहले हायरिंग पे फ्रीज लगा दी, मतलब और नहीं लेंगे, मतलब जितने हैं उन्हीं से काम चलाएंगे। दैट मीन्स अगर जितने हैं, अगर आप उन्हीं से काम चलाने की आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो फिर आप उसका असर आपको दिखेगा। अच्छा, पायलट की कमी हिंदुस्तान में, जिस तरह ये एविएशन इंडस्ट्री, जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक भी मैं कहूंगा पिछले 7-8 साल में डबल हुआ है, करीब 7 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़, आज के तारीख में 17 करोड़ सालाना जो पैसेंजर चलते हैं। और ये 17 करोड़, ये सरकार का अनुमान है अगले 5-6 साल में ये 30 करोड़ हो जाएगा। तो आप सोचिए, इतनी तेजी से ये लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं, बढ़ रहा है, उसी हिसाब से पायलट्स को हायर करना, पायलट की ट्रेनिंग की व्यवस्था हिंदुस्तान में क्रिएट करना। यहाँ पे इतनी कमी थी पायलट्स की कि ये सारे बाहर देशों के पायलट्स को इन्होंने लेना शुरू कर दिया था, जैसे रशियन पायलट्स हुए या बाहर के अमेरिकन पायलट्स, यूरोपियन पायलट्स। तो आप जब इनको सब लेते हो तो आप तो इनको डॉलर सैलरी देनी पड़ती है। वैसे एक और एयरलाइंस की खासियत है अजय, मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि एयरलाइंस का जो सारा खर्चा जो है, ये सारा ज्यादातर क्या, पूरे डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, डॉलर में आपको देना पड़ता है। एयरक्राफ्ट खरीदारी डॉलर, बोइंग से ले रहे हैं या एयरबस से ले रहे हैं, अगर आप लीज कर रहे हैं वो डॉलर पे, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वो भी डॉलर पे,
मेंटेनेंस वाह। पार्ट्स चेंज करना वो डॉलर पे, पायलट हम्म। ट्रेनिंग वो भी डॉलर पे। तो आप सोचिए नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारा डॉलर। खर्चा डॉलर में। और पिछले हम्म। कुछ सालों में आप देखिए रुपया कैसे लुढ़क रहा है। तो उस तरह उस बिल्कुल। हिसाब से देखें तो भी इनका जो कॉस्ट है, इनका लागत बढ़ते जा रही है और इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आ रहा है। तो भाई कैपिटलिस्ट जो होता ऐसा है क्यों सर? ऐसा सबसे क्यों कि पहला डॉलर से कैपिटल, हाँ हाँ ऐसा क्यों कि डॉलर में सब कुछ होता है? हाँ, क्योंकि हमारी इसमें आत्मनिर्भरता है नहीं अभी तक। हम तो एयरक्राफ्ट तो हम बनाते नहीं है। हालांकि ये हमारी सरकार का एक बड़ा ऐलान भी हुआ था कि इंडिया में एयरक्राफ्ट बनना शुरू होगा, वो आत्मनिर्भरता। किसी चीज में आत्मनिर्भरता नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री में मैं आपको बता दूं, हर चीज बाहर से आती है और डॉलर में देना पड़ता है। तो इस अब कॉस्ट अगर लागत बढ़ती जाए तो कैपिटलिस्ट जो होता है उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को हाँ, बचाए। इसी तो बात को वो सर मैं थोड़ा रख देता हूँ, इसको रख देता हूँ, तब आप इसको स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि आपने एक नई जानकारी दी जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉलर में सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं कि ऑपरेशनल जो अच्छा, खर्चा होता मैं है। सॉरी, अच्छा एक बात मैं बताना मुझे, सबसे बड़ा हम्म। डॉलर का खर्चा है एविएशन फ्यूल। आपका जो हम्म। ईंधन है वो भी डॉलर पे होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। ठीक बात। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये तर्क रख रहे हैं कि ऑपरेशनल जो खर्चा है एयरलाइन इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, इसीलिए मोनोपोली या ड्यूओपोली बन गया। मतलब कि आपको एयरप्लेन भी खरीदना है, फ्यूल भी खरीदना है, मेंटेनेंस चार्ज भी देना है, और कमाई होने का माध्यम केवल यात्री है। इसलिए क्या होता है कि मोनोपोली और ड्यूओपोली बन जाता है और सारे नए खिलाड़ी यहाँ पर आते नहीं है, और अगर आते भी हैं तो टूट करके बाहर निकल जाते हैं। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? देखिए अजय, ये अगर आप इतिहास देखें एयरलाइन इंडस्ट्री का पूरे दुनिया में, जो जिस तरह पिछले 50-60 साल का इतिहास, ये बात सही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री को एक एक किस्म से बिजनेस का कब्रिस्तान माना जाता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री आती है और 10 साल चलती है फिर चले जाती है नीचे। ये एयरलाइन जो अब दुनिया में ये एयरलाइंस का एक बिजनेस साइकिल होता है। ये तभी सक्सेसफुल होता है जब इसको आप बिल्कुल बहुत ही पुख्ता तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चलाएं, कॉस्ट को लो रखें। चैलेंज ये होता है कि कॉस्ट को मिनिमम रखें मगर सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो ये, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो आप हवा में लेके जा रहे हैं लोगों को, 200-300 लोगों को, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट को कम से कम रखें, सेफ्टी को पूरा बरकरार रखें। तो उसमें पायलट रेस्ट वगैरह ये सब जो प्रोटोकॉल है, जो रेगुलेशन है कि पायलट को कितना छुट्टी मिलनी चाहिए, कितना रेस्ट मिलनी चाहिए, रात को कितने लोग चलने चाहिए, रात को कितना फ्लाई करना चाहिए, रात को लैंडिंग कितनी होनी चाहिए, ये सब तो ये सब मैं कहूँगा ये स्वाभाविक है। आप अगर इस बिजनेस में घुसते हैं, आप ये सब जान कर ये घुसते हैं ना, बिजनेस, आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब जान के करते हैं। तो अब ये इंडिगो अब ये घूम के नहीं बोल सकता कि अब हमें ये सब चीजें भारी पड़ रही हैं। भाई आपने जब इतनी तेजी से अगर आप ग्रो कर रहे थे, आपने अपना जो पूरा एयरक्राफ्ट फ्लीट को डबल किया 10 साल में। अब तो सुनना है कि और 200-300 प्लेन और खरीदने जा रहे थे ये अभी 2030 की तैयारी। जब मार्केट तो बढ़ रहा है ना, तो डिमांड, इस मार्केट में डिमांड है, मतलब यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाकी ये बात सही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए 2004 से 2024 तक 20 साल में कम से कम 5-6 एयरलाइंस का उनका दिवाला निकला है, और उनके टोटल लॉसेस जो हैं $22 बिलियन है। आप $22 बिलियन आज के डॉलर के वैल्यू के हिसाब से 1,70,000 करोड़ के करीब होगा, उनके लॉसेस इनकी रही हैं। तो इंडिगो फिर भी थोड़ा प्रॉफिट बनाता था। और अब जैसे अकासा एयरलाइन है, नया एयरलाइन है, अभी 2 साल पहले आया, उसके ऑलरेडी 4,000 करोड़ लॉसेस हो चुकी हैं अकासा के, अभी 2 साल पहले शुरू हुआ है। हाँ, 2-3 साल पहले। अभी
आपको एक और चौंका देने वाला आंकड़ा देता हूं। जब से टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, उससे पहले तो लॉस ही लॉस था, इसी वजह से उसको बेचा सरकार ने, नहीं तो उसका दिवालिया निकल चुका था। तो टाटा ने जो अपने जो एग्रीमेंट के तहत बेचा, खरीदा उसको टाटा ने, उसके बाद अभी खरीदने के बाद 4-5 साल, अब 4 साल में इसमें भी टाटा में, एयर इंडिया में बड़ी लॉसेस हो चुकी हैं। कुछ फिगर बताते हैं कि शायद 25-30 हजार करोड़ से ज्यादा इनकी लॉसेस हो चुकी हैं अभी तक, क्योंकि ये भी नए नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, अपना फ्लीट बढ़ा रहे हैं। भाई इनका भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है, 27% मार्केट शेयर है, शायद अब बढ़ा के ये 30, 35, 40 तक ले जाना चाहते हैं। तो क्योंकि एक तरह से डुओपोली तो हो ही गई है मार्केट में, 2 ही लोग हैं मेन प्लेयर्स। तो ये इस प्रॉब्लम से एयर इंडिया भी जूझ रहा है। अभी भी एयर इंडिया में कोई प्रॉफिट नहीं है, अभी वो भी लॉसेस पे चल रहा है। अच्छा, दूसरा कारण ये कि अजय, हिंदुस्तान का जो मार्केट है, बाहर के मार्केट में फिर भी जो 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 फ्लाई करने वाला पैसेंजर है, उसके पास फिर भी कुछ पैसे हैं, वो महंगी टिकट खरीद सकता है। इंडिया में समस्या है कि जिस तरह इंडिया की अर्थव्यवस्था है, लोग मिडिल क्लास इंडिया का बहुत हाई फेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा 2019, ये भी चौंका देने वाला आंकड़ा है। 2019 से पहले कई एयरलाइंस थी, कंपटीशन था। 19 के बाद केवल 2 बची, ज्यादातर मोटे तौर पे इंडिगो और एयर इंडिया। इंडिगो ने अपना, मैंने जैसे बताया, मार्केट शेयर डबल किया 6 साल में। बट इस दौरान जो फेयर्स हैं वो भी 40% बढ़ी हैं। आप देखिए, आप रिसर्च कीजिए, फेयर भी 40% बढ़ी है। तो लोग, अब जो पैसेंजर है, जो कंज्यूमर है, वो तो बेचारा पैसे देते जा रहा है ज्यादा। तो आज भी अगर आप दिल्ली बॉम्बे का फ्लाइट अगर बुक करें, तो शायद ये बिजी सीजन है, मैंने अभी कोशिश करी थी कुछ दिन पहले, तो 18-20 हजार आ रहा था रिटर्न। और बंगलोर दिल्ली मेट्रो आप कर लीजिए, 16-17-18 हजार रिटर्न तो आता है। तो ये जो चीज, ये जो हमारे मिडिल क्लास के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी लोगों की इनकम जो है वो इतनी बड़ी नहीं है। ये भी एक कारण है। इंडिया में प्रॉब्लम का ये कारण है। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि जो डीजीसीए है, मतलब कि सिविल एविएशन की नियामक संस्था भारत की, वो सीधे पीएमओ से नियंत्रित होती है, रेगुलेट होती है। इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, और इसके साथ यह भी बताइएगा कि दूसरे देशों में क्या सिविल एविएशन का प्रशासकीय ढांचा है, वहां पर ये सब कैसे होता है? देखिए, हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम ही है अजय, ये एक मोदी सरकार की बहुत बड़ी खामी है मेरे हिसाब से। और आप अपने आप को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाली इकोनॉमी, सब दावा करते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि अब आगे अगले 10 साल में हम शायद तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, जो भी है। मगर मार्केट जो डेवलपमेंट है, ये एक बहुत ही ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। इसमें बहुत ही इसको बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से मार्केट को डेवलप किया जाता है। और वो एक्सपर्टीज एक रेगुलेटर के पास होती है और एक कंपटीशन कमीशन है उसके पास होती है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन का काम है कि आप कंपटीशन बरकरार रखें। जैसे यूरोपियन यूनियन का जो कंपटीशन कमीशन बहुत ही स्ट्रांग है। कोई भी जरा सा भी अगर डुओपोली की तरफ बढ़ रहा है, तो वो वहां पे उसको रोक लगाते हैं। और इसके कई मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे इस वक्त यूरोपियन कमीशन जो है, ये पूरा गूगल वगैरह बड़े बड़े टेक कंपनीज पे अंकुश लगाने के पूरे उनकी प्रक्रिया चल रही है कि भाई आप मोनोपोली नहीं कर सकते। तो यूएस में भी ये पूरे उनकी जो पार्लियामेंट के जरिए, उनकी जो लेजिस्लेचर के जरिए लॉ पास होता है, जिसके तहत इंडिपेंडेंट रेगुलेटर और इंडिपेंडेंट कंपटीशन कमीशन को पावर्स मिलती है। इंडिया में बिल्कुल कोई पावर नहीं है। इंडिया में जिस तरह डिजाइन किया गया है, सब घूम फिर के सब पीएमओ के पास जाता है डिसीजन। मैं आपको, ये सच्चाई यही है, जरा सा कोई बड़ा क्राइसिस हो, पीएमओ एक्टिव हो जाता है, वहां से डायरेक्ट करता है, आप ये कर दो, वो कर दो। इसमें भी अभी देखना, अभी रेगुलेटर तो फंस गए इसमें। रेगुलेटर अब क्या करेंगे इंडिगो में? अब तो समस्या है। अब कहा जा रहा है कि इसको सैक कर दो। अब सरकार से फरमान आएगा, भाई अब सीईओ को हटाओ इसको, ताकि थोड़ा लोगों का गुस्सा कम हो।
भाई सीईओ को हटाने से काम नहीं बनेगा। जो आपके जो मूल कारण है उसको आपको देखना पड़ेगा, रूट कॉज में जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मूल कारण है कि जिस तेजी से ये लोग बढ़ रहे थे उस हिसाब से ये अपने पायलट और एयरक्राफ्ट शेड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब इनको यहाँ पर कम करना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला चला होता है कि इनके गवर्निंग बॉडी में नहीं, राहुल भाटिया वो हाँ वो मेरी वो अलग बात है। वो जो टाटाज एयर इंडिया चलाते हैं और ये जो इनके जो प्रमोटर्स हैं इंडिगो के, इन्होंने वो तो खैर एक दूसरा किस्म की जो हमारी जो क्रोनी कैपिटलिस्ट व्यवस्था में वो दूसरी प्रॉब्लम है। इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड भी खरीदे हुए हैं। तो टाटा का तो आपने देखा था 798 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी का लिया हुआ है, और वो 85% पूरा पैसा उनका बीजेपी का गया हुआ है। इन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए हुए 50-60 करोड़ के, मैंने अखबारों में पढ़ा। तो इसके चलते आप सोच लीजिए रेगुलेटर क्या करेगा कि इनका तो सीधा कनेक्शन पॉलिटिक्स ऊपर पॉलिटिकल लीडर से है। एक और एयरलाइन है स्पाइस जेट, जो 60% जिसका जो सब ग्राउंडेड है, वो भी कहा जाता है कि बीजेपी के बहुत करीब है। वो कभी किसी जमाने में डीएमके के जो दयानिधि मारन, डीएमके की जो फैमिली है मारन, वो चलाते थे उसको, हमेशा पॉलिटिकल फैमिली चलाती थी उसको। तो इस वक्त वो उसको चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, कहा जाता है कि वो भी बीजेपी के बड़े क्लोज हैं। तो आप एयरलाइंस को पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते आप। ये बहुत सीरियस बिजनेस है, और इसमें आपको जो टेक्निकल नॉलेज वाले जो रेगुलेटर हैं उन पे छोड़ना पड़ेगा, उनको पावर देनी पड़ेगी। तो बाकी अब हिंदुस्तान में जो रेगुलेशन जो है, इस रेगुलेशन तो एक बात है, यहाँ तो लोग कह रहे हैं हायर जुडिशरी में लोग के पास ऑटोनॉमी नहीं है, तो रेगुलेटर के पास कहाँ से ऑटोनॉमी आएगी? आप इसी में देखिए, मतलब इनके गवर्निंग बॉडी में अमिताभ कांत साहब भी शामिल हैं, जो पूर्व नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस प्रवृत्ति को आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा नाम ना भी लेते हुए अगर आप इस पूरी प्रवृत्ति को बताना चाहें। आप सही कह रहे हैं। इनके बोर्ड में बड़े बड़े लोग, सरकार में जो बहुत ही पावरफुल लोग इनके बोर्ड में हैं, वो आपको क्या दर्शाता है? वो रखा ही इसीलिए कि भाई इनका फिर क्लाउड सरकार के साथ बढ़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अब अमिताभ कांत साहब को रखा हुआ इन्होंने। अब कुछ अगर इनको प्रॉब्लम हो तो अमिताभ कांत साहब बोर्ड में, जो इंडिपेंडेंट मेंबर इस तरह के आपको मिलेंगे कई कंपनियों में जो पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं। तो ये आपको बैंकों में भी मिलेंगे, आपको टाटा के बोर्ड में भी मिलेंगे ऐसे लोग जो बहुत करीब है इस पावर डिस्पेंसेशन के, बीजेपी के करीब है। तो ये चीजें कॉर्पोरेट और इसमें इनके जो रिलेशनशिप में चलता है। मगर जब क्राइसिस होता है तो ये लोग सारे भाग जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अभी देखिए आप, किसी के मुंह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी। बस अभी सिर्फ एक ही आ रहा है कि भाई किसी तरह इस प्रॉब्लम को किसी तरह सुलझाओ, और उसका जो सीईओ है, जो एक मेरे ख्याल बाहर का आदमी, फॉरेनर है, वो तो सबसे आसान काम है, उसको तो हटा दो, आप सैक कर दो। तो उसके बाद क्या करोगे? एक ये भी चीज बताइए कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यात्रियों की आवाजाही, ये तो इसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है ना, तब तो दंडनीय अपराध भी होना चाहिए। भाई ये सारी चीजें लोग कह रहे हैं, डिबेट में मैं पढ़ रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है कि आप हजारों एयरलाइन पैसेंजर्स को इस तरह एकदम से बोले कि आप नहीं चल सकते। आप अखबार पढ़ ही रहे हैं, किसी की शादी पे नहीं पहुंच पा रहे, कोई रिसेप्शन पे नहीं, कोई अपने इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पा रहा, कोई अपने इंपॉर्टेंट सेमिनार है उसके लिए नहीं पहुंच पा रहा कोई। तो ये स्थिति इतनी गंभीर है मेरे हिसाब से। अगर ये सारे पैसेंजर मिलकर एक क्लास एक्शन सूट फाइल कर दें इस एयरलाइन के खिलाफ, तो इनको करोड़ों रुपए देने पड़ जाएंगे, नुकसान है इनका। तो ये सारी चीजें चल रही है, अब क्या करें? अब सर आपसे अंतिम सवाल ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी दोषी इंडिगो का गवर्निंग बॉडी और इंडिगो का पूरा ढांचा है, या जो भारत की नियामकीय संस्था डीजीसी है वो दोषी है? सबसे बड़ा दोषी यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको? देखिए अजय जी, मैं सबको रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, और मगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इंडिगो पे डालता हूं, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ये चला रहे थे। आपको बाहर से जितना भी प्रेशर हो, बाहर से
मगर आपको एंटिसिपेट करना जरूरी है प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपका ऑपरेशन है। अगर ये पहले से अगर एयरलाइन फ्लाइट्स अगर कम कर देते तो ये क्राइसिस नहीं होता। देखिए ये जो फरमान जो डीजीसीए का आया था कि आप फ्लाइट ड्यूटी लिमिटेशन जो नए पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करें, पायलट्स को ज्यादा रेस्ट करने का टाइम दें और बाकी जो सारी चीजें ध्यान से दें, मेंटेनेंस पे ध्यान दें। अच्छा, ये चीज एयर इंडिया पे भी लागू होती थी। हमने देखा कि एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स कम कर ली और वो इस क्राइसिस में पड़े नहीं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी फ्लाइट्स नहीं कम की, इन्होंने सोचा कि हम किसी तरह, ये जब होता है जब आप अगर बहुत पावरफुल हो और आपको ये लगे दिमाग में है कि भाई मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि भाई मैं सरकार में लोगों को जानता हूं, मैं मैनेज कर लूंगा, ये वाली जो एरोगेंस है इसमें ये लोग फंसे हैं इस बारी। नहीं तो इनको सीधे तरीके से इनको अपनी फ्लाइट्स कम कर देनी चाहिए। 300-400 दिन में अगर 2300 फ्लाइट चला रहे हैं तो कोई अर्ज नहीं, अगर 2000 करते 300 कम करते तो क्राइसिस नहीं होती। मगर इन्होंने करा नहीं, क्योंकि इनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं अगर आप कम करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। भाई जितना आप माल ज्यादा बेचते हो उतनी आपकी कॉस्ट कवर होती है ना। तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो ये इस चक्कर में पड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस सिविल एविएशन, भारत के सिविल एविएशन की दुनिया में जो धांधली है उसका कच्चा चिट्ठा दर्शकों के सामने रखा। शुक्रिया।